बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देख रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में आपने पिछले क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे ड्रॉ करना था। इसके पहले आपने NH3 और Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और हमने ये भी देखा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड? तो इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे पहले होमवर्क डिस्कस कर लें हम लोग। आपको होमवर्क यहाँ पे दिया था H2O का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना था। तो H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेंट्रल एटम। तो यहाँ सेंट्रल एटम आपका कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, स्टेप 1, वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर आपको स्टेप 2 पे आना है। स्टेप 2 होगा कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, है ना। ये आपका ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। फिर इसके वैलेंस शेल का आपको ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो वैलेंस शेल इसमें कौन सा है? 2s2 2p4। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। इसके बाद सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम आपका कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, ठीक ना। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। और हाइड्रोजन जो है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। इसको समझने के लिए इस डायग्राम से समझें कि यहाँ पे आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में 2 और 2 4, ये 4 तो पेयर्ड हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 तो पेयर्ड हो गए और ये दोनों अपने पास क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए। तो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी किसी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से बना सकता है। ठीक, तो इस तरह से आपका H2O बन जाएगा। अब इसमें हमें दिख रहा है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? शेयरिंग हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक ना। ये जो ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, भाई 2 हाइड्रोजन से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन P6 हो गया। क्या हो गया? P6। बॉन्ड को बनाने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो P4 से P6 हो रहा है और वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। इसीलिए H2O के फॉर्मेशन से ऑक्सीजन का जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट होता है और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ हाइड्रोजन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या यूँ बोले कि हाइड्रोजन जो है ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2। भाई ये हाइड्रोजन है, इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो हाइड्रोजन के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम का हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नोबल गैस का हो रहा है, जिस कारण से इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो आपका होमवर्क था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरीज की, कि हमने अभी तक ये देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड? तो इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि
ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनता क्यों है, वाई कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक ना। उसमें सबसे पहले जो थ्योरी है वो है लुईस थ्योरी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ने आपको ये बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक ना, वाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो सबसे पहली थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी, इसका नाम है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी। तो लुईस ने यहाँ पे एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने ये बताया था कि एक कोवेलेंट बॉन्ड आखिर बनता कैसे है। तो उसमें उसने ये बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम इसलिए बनाता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। इस रूल को ऑक्टेट रूल बोला गया। इसको क्या बोला गया, ऑक्टेट रूल। तो एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था लुईस। तो लुईस ने जो थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाएगा ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके। ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन था उसका। जैसे H2O, अभी आपने H2O यहाँ पे ड्रॉ किया, तो H2O में आपने देखा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया HH, तो इसके पास इस तरह से 2 लोन पेयर्स यहाँ पे आ गए, ठीक। तो बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। तो इसी तरह के ऑब्जर्वेशन के साथ लुईस ने एक थ्योरी यहाँ प्रपोज की और उसने ये बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उसकी थ्योरी, कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाएगा ताकि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके, 8। और इस थ्योरी को एक नया नाम दिया गया, इसको ऑक्टेट रूल बोला गया। तो लुईस थ्योरी का एक और नाम है, इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक ना। इस रूल को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो लुईस थ्योरी का स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, an atom forms covalent bond. तो an atom forms covalent bond to complete 8 electrons in its valence shell। और इसी कारण से इसको ऑक्टेट रूल बोला गया, ऑक्टेट रूल। एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स तक हम फिल कर सकते हैं और इसके साथ ही वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव भी कर लेता है। तो हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, बाकी सबके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझें। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैंने उठाया मीथेन CH4, ठीक। अब देखो जो मीथेन है आपका, इसमें एक नई चीज़ भी आपको समझ में आएगी। मीथेन में सेंट्रल एटम कौन है, तो सेंट्रल एटम है आपका कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक ना। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। कार्बन का वैलेंस शेल कौन सा है, तो कार्बन का वैलेंस शेल है सेकंड शेल। तो सेकंड शेल इसका वैलेंस शेल हो जाएगा। अच्छा, इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऑर्बिटल डायग्राम में ये आपका 2s हो गया और ये आपका हो गया 2p। तो 2s और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बताओ कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में, है ना, कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 2, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। इसको बोलेंगे कार्बन का ग्राउंड स्टेट। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा, ये ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट, या जिस स्टेट में आपको एलिमेंट नेचर में मिल रहा, उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, ठीक। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन आपको मिलता है 1s2 2s2 2p2 में, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन या प्रमोशन, ठीक। तो एक्साइटेशन क्या है कि देखो 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी का गैप है ये बहुत ही कम होता है, ठीक ना। एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 2s से जंप करके 2p में चला जाए, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन 2s से किस में चला जाए, 2p में,
तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड भी हो रहा है, ठीक है। कैसा हो रहा है आपका? हाफ फील्ड। और आपको पता है ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में क्या होता है? स्टेबल भी होता है। तो इस कारण से यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाता है, इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं, ठीक। एक्साइटेशन या प्रमोशन। व्हाट इज एक्साइटेशन? अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है, तो इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप कर रहा है, तो इस फिनोमेना को आप क्या बोलोगे? एक्साइटेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ मूव कर गया? 2p में, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्साइटेशन हो रहा है। एक्साइटेशन को प्रमोशन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है प्रमोशन। तो एक्साइटेशन या प्रमोशन हो रहा है, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट कर जाएगा तो हम बोलेंगे ये कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अब ये सब नई नई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें समझ ले क्योंकि ये टर्म्स बार बार हम लोग यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये 2s और ये आपका हो गया 2p। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बच जाएगा? 2s में, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे? 2p में, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको आप लोग चैट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक ना। कोई भी डाउट होगा तो उसको साथ साथ क्लियर करते चलेंगे, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी फिलहाल असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी उतना हमने नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा फिर मैं आपको होमवर्क भी देता चलूँगा साथ साथ। फिलहाल इसको समझे, कुछ प्रॉपर्टी फिनोमेना यहाँ समझ ले। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s से किस में जंप कर गया? 2p में। अब क्वेश्चन यहाँ लोग ये पूछते हैं कि एक्साइटेशन हुआ क्यों? तो एक्साइटेशन होने से क्या फ़ायदा हुआ कि एक्साइटेशन होने से कार्बन अब ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। पहले कार्बन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता था? 2। लेकिन आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो कार्बन 4 बॉन्ड जो है अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड किस में बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अगर कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड को बनाएगा तो कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर किस में चला जाए? 2p में चला जाए, तो कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना लेगा? 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो बॉन्ड बनने से एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक ना। बॉन्ड कभी भी बनेगा तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, भाई कार्बन पहले 2 ही बॉन्ड बना सकता था, अब कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है। तो यहाँ पे ये जो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है वही एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट करती है। एक्साइटेशन एनर्जी क्या चीज़ है भाई? अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है, तो एक्साइट करवाना है तो 2s से किस में जंप करवाना है? 2p में जंप करवाना है, तो एनर्जी तो कंजर्व है। अगर इलेक्ट्रॉन को 2s से मूव करवाना है 2p में, तो कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को हमें देनी पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे मूव करेगा, यानी कि जब एक्साइटेशन होगा, तो एक्साइटेशन के लिए कुछ एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि एक्साइटेशन एनर्जी मिलती कहाँ से? वेयर दिस एक्साइटेशन एनर्जी कम्स। तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी से ही कंपनसेट होती है या मिलती है। यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक ना, कार्बन, ठीक ना, नोट्स आपको यहाँ पे खुद से बनाने हैं। हालांकि एक नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक ना। थ्योरी में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना, लेकिन नोट्स में इस पूरे चैप्टर को लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए अपनी तरफ से भी आपको पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए, और जो जो यहाँ पे चल रहा है उसको भी आपको खुद से भी थोड़ा सा लिखना चाहिए, ठीक ना। शॉर्ट नोट्स अपना भी आपको खुद से मेंटेन करना है। एक शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। अच्छा, इसके बाद ग्राउंड स्टेट यहाँ मैं बता रहा था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेशन जो है, एक्साइटेशन होने के लिए कुछ एनर्जी जो है चाहिए होती है,
और वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? बॉन्ड फॉर्मेशन से। जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ही एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट करती है। तो हमेशा आप याद रखना इस चीज़ को कि जो एक्साइटेशन, क्योंकि अब एक्साइटेशन हम ठीक ना कंटिन्यूसली करवा सकते हैं, ठीक ना, एक्साइटेशन हम कंटिन्यूसली करवाएंगे। अब आगे चल के हम सीधा बोलेंगे यहाँ एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी मिली वो कहाँ से मिली, तो एक्साइटेशन से जो एनर्जी मिलेगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज कंपनसेटेड बाई, कंपनसेट समझते हो कि जो जितनी एनर्जी लगी वो मिल कहाँ से रही है, तो एक्साइटेशन एनर्जी इज कंपनसेटेड बाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो बाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, जो एक्स्ट्रा दो बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक ना। पहले ये सिर्फ दो ही बॉन्ड्स बना सकता था, लेकिन अब ये दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना रहा है। तो जो दो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रही है वही एक्साइटेशन को यहाँ पे कंपनसेट करती है। अगर एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन को कंपनसेट नहीं कर पाएगी और एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। एक्साइटेशन कब होगा? जब एक्साइटेशन एनर्जी कम हो, ठीक ना। एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम हो, और बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन जब हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो? ज़्यादा हो, ठीक। तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट कर पाएगी, ठीक। तो एक्साइटेशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक्साइटेशन एनर्जी कम होना चाहिए और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, तो ही बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट कर सकती है। अगर एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। कल को कोई बोले कि सर 2s से 2p में क्यों प्रमोट करवाया, 2s से आप 3s में प्रमोट करवा देते, या 2s से आप 4s में 5s में प्रमोट करवा देते, तो वहाँ पे क्या है कि एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और उतनी एनर्जी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से कंपनसेट नहीं होगी। तो एक्साइटेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब एक्साइटेशन एनर्जी कम हो और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ज़्यादा हो। अब होता क्या है कि 2s और 2p ये दोनों सेकंड शेल के हैं। किस शेल के हैं? सेकंड शेल के। एक ही शेल के अंदर ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 2s और 2p। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ना। कोई भी बॉन्ड बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, कम से कम 300-400 किलो जूल तो रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा है और एक्साइटेशन एनर्जी काफ़ी कम है। तो कार्बन जो है वो बहुत ही ईजिली एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में एक्साइट करवा देता है। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कार्बन जो है वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो अपने ग्राउंड स्टेट में बनाएगा या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? तो वो किस में बनाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिला कैसे आपको? एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, कहाँ से कहाँ? 2s से किस में प्रमोट हो गया? 2p में प्रमोट हो गया। और जब ये 2s से 2p में गया तो कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा। एक्साइटेशन सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है, तो इस कारण से एक्साइटेशन एनर्जी कम है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो नॉर्मल सी बात है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस कारण से बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है और एक्साइटेशन यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है या प्रमोशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसीलिए जो है कार्बन अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब यहाँ कंपाउंड जो आपको दिया गया है ये है मीथेन, ठीक है। कंपाउंड क्या है? मीथेन। तो मीथेन में जो सराउंडिंग एटम है, मीथेन में जो आपका सराउंडिंग एटम है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है H, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। तो 1s1 में आपके पास 1s जो ऑर्बिटल है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? तो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बनाने को तैयार है? तो कार्बन 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड बनाने को तैयार है। तो यहाँ पे आपके पास देखो इसका एक सिंपल डायग्राम भी बना रहे हैं जो कि आप क्लास 10th में बनाते थे, लेकिन इस डायग्राम को बनाने की आदत अब छोड़नी है हमें। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम बनाना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। क्योंकि क्लास आप लोग 10th से आए हो तो क्लास 10th में इस तरह का डायग्राम बनाते थे कि कार्बन के पास 1, 2, 3 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है
और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4। वैसे तो देखा जाए ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक, बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक एक हाइड्रोजन जो है ये इन चारों के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे इस तरह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे और आपके पास इस तरह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, मीथेन बन जाएगा। और मीथेन जो है इसमें कार्बन, अब यहाँ पे आपको बता ही रखा है CH, तो CH के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये आपको मिल जाएगा और इसको एक सिंगल लाइन से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है, सिंगल लाइन से। तो यहाँ पे अपने पास CH H H और यहाँ भी अपने पास H। इसमें अगर क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि इस मीथेन में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, तो लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि वैलेंस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे बॉन्ड बना रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पूछूं बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 4, 1 2 3 और 4, ये 4 आपके बॉन्ड पेयर्स हो गए। और यहाँ अगर पूछा जाए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे आंसर इसका दे सकते हैं। तो ये था आपका CH4। अब देखो लुईस थ्योरी ये बोलती थी कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाएगा ताकि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके, 8। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो कार्बन है आपका, कार्बन जब इसने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो यहाँ मीथेन जो है, तो मीथेन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। 8 कैसे, भाई गिन लो, ये कार्बन है, ठीक। अब जब इसने सारे बॉन्ड्स बना लिए, तो बॉन्ड्स बनाने के बाद यहाँ पे 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8। तो यही लुईस ने भी बोला कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके, 8। और इस रूल को उसने क्या नाम दिया, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये है कि एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, ताकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड्स बताए गए हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड को 3 टाइप में बताया गया है। एक है आपका सिंगल बॉन्ड, एक है आपका डबल बॉन्ड और एक है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो इसको भी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर ले, व्हाट इज सिंगल, व्हाट इज डबल एंड व्हाट इज ट्रिपल। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल की बात करते हैं, फिर लुईस थ्योरी के लिमिटेशंस की बात करते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है या कहाँ कहाँ पे आकर ये थ्योरी आपकी फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है ना, सिंपल कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं हुआ है, जैसा कि हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में समझा था कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। यहाँ पे सिंपल 3 तरह के बॉन्ड्स बताए गए हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। दूसरे को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और तीसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। सिंगल बॉन्ड को इस तरह से डिनोट करेंगे, ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक ना, एक सिंगल लाइन से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। डबल बॉन्ड को ए डबल बॉन्ड बी इस तरह से डिनोट किया जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड को ए ट्रिपल बॉन्ड बी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। अब कोई पूछ ले कि व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज डबल बॉन्ड एंड व्हाट इज ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं बोल देना भाई कि अगर 2 एटम के बीच में एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, 2 एटम के बीच में 2 लाइन है तो डबल बॉन्ड और 2 एटम के बीच में 3 लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। ये इस तरह से बच्चों वाला आंसर नहीं देना। सिंगल बॉन्ड किसको बोलेंगे हम, व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, तो अगर 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 2, तो उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। तो व्हाट इज सिंगल बॉन्ड, व्हेन 2 electrons are shared between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, 2। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि उनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, उनके बीच में बॉन्ड है आपका सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है कि व्हेन, ठीक ना, व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4, तो व्हेन
4 electrons are shared between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो? 4। ठीक, यहां पे किसी ने पूछा है सर कोवेलेंसी इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स, बोल सकते हैं, ठीक ना, कोवेलेंसी इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स, वही चीज हो गई। व्हाट इज कोवेलेंसी, जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज कोवेलेंसी, तो एक्यूरेट डेफिनेशन आपको बताना है कि जैसे यहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कोवेलेंसी, तो कोवेलेंसी जो है इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। कोई एटम जितने बॉन्ड्स बना रहा है तो वही हो गया, जितने बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं वही उसकी क्या हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मीथेन के केस में कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है, या बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 4। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कोवेलेंसी का सिंपल सा मतलब है, कोवेलेंसी मतलब कि कोई एटम कितने बॉन्ड्स बना रहा है। अगर वो 1 बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंसी 1, अगर वो एटम 5 बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंसी 5। ठीक, तो कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है या बनाता हो किसी कंपाउंड में, हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड में वो उस एटम की कोवेलेंसी है। ठीक, जैसे किसी कंपाउंड में कोई एटम 4 बॉन्ड बना रहा है तो हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड में उस एटम की कोवेलेंसी 4 है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक ना, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या है कि 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 4। तो 2 एटम के बीच में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं तो हम बोलेंगे बॉन्ड कैसा है आपका? डबल बॉन्ड। ठीक, और ट्रिपल बॉन्ड किसको बोलोगे आप? कि जब 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो तो हम बोलेंगे बॉन्ड आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी समझते हैं। तो व्हाट इज ट्रिपल बॉन्ड? व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो तो ऐसे केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। अब एक एक एग्जांपल से थोड़ा सा इसको समझे हम। तो जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, अभी तक जितने हमने बात की, इसके पहले जितने भी एग्जांपल थे, सभी एग्जांपल्स में 2 एटम के बीच में बॉन्ड कौन सा था? सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, यानी 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर थे। तो इसके पहले, हाँ, तो किसी ने सही आंसर दिया है, व्हेन 6 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड, तो सही है। अच्छा, इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने उठाए, जैसे अमोनिया है, H2O है, मीथेन है, Cl2 है, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे अभी तक। तो इन एग्जाम्पल्स में 2 एटम के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था। एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ HCl का, ठीक ना, HCl। ठीक, तो ये बताओ HCl में जो क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करते हैं। इसका रीजन भी अभी कुछ समय में आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह ही बिहेव करेंगे, कभी भी ये सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए या कहीं भी आपको फ्लोरीन दिख जाए, ठीक, तो उसको मत बोल देना कि ये सेंट्रल एटम है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन F ये हमेशा सराउंडिंग एटम की तरह ही बिहेव करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो Cl है आपका, Cl विल बी कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। तो Cl जो है ये आपका एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका हो जाएगा नियॉन 3s2 3p5। ठीक ना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये इसका हो गया वैलेंस शेल 3s2 3p5। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपका हो गया 3s2 और ये आपका हो गया 3p5। तो 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 5 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। इन 7 में से अनपेयर्ड कितने हैं? तो अनपेयर्ड सिर्फ 1 है, बाकी सब तो पेयर्ड है। तो बाकी जो है ये 2 2 4 2 6, बाकी ये तो पेयर्ड हो गए। और जो पेयर हो गए वो तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। लेकिन जो अनपेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये, ठीक, अनपेयर्ड, ये एक बॉन्ड बना सकता है और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से एक बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 2। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को इस तरह से Cl और H से डिनोट किया जाता है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन क्या है, अगर लोन पेयर है तो स्टैंडर्ड तरीका जो है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को भी आपको
ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे H और Cl में मुझे दिख रहा है कि Cl के पास 1, 2 और 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करना है 1, 2 और 3, ठीक ना। इस तरह से 3 क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। अभी स्टार्टिंग में लोन पेयर्स को हमें ड्रॉ भी करना है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो लोन पेयर को ड्रॉ करना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें लोन पेयर्स को ड्रॉ करते चलना। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या चीज़ है? तो डबल बॉन्ड है जब दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, 4। तो अगर दो एटम के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो ऐसे केस में बॉन्ड को डबल बॉन्ड बोला जाता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है O2, ठीक है। सबसे बेसिक सा एग्जांपल उठाते हैं O2। तो O2 जो है डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको। तो जो O2 है इसमें दोनों एटम ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p4, ठीक। ये आपका वैलेंशियल हो गया। इसके वैलेंशियल में 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपका ये हो जाएगा 2s2 और ये हो जाएगा 2p4, 1 2 3 और 1 4, है ना, 2p4। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, ठीक ना। ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, 2। क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ये। अच्छा, दोनों एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो पहला ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, दूसरा भी 2 बॉन्ड बनाना चाहता है। तो यहाँ पे 2 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे अपने पास ये ऑक्सीजन हो गया। अब इसके पास 1 2 3 4, 2 और 2 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना। ये 2s ऑर्बिटल था, ये 2p ऑर्बिटल था, ठीक। तो यहाँ पे 2 और 2 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड है। तो अगर वो पेयर्ड है तो वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन शो नहीं करेंगे या शेयरिंग शो नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन 1 और 2 ये दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। और दूसरा एटम भी वैसा ही है। दूसरा एटम भी अपने पास कौन है, ऑक्सीजन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो दूसरा एटम जो है ये भी आपका ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया ऑक्सीजन। अब इसमें 1 2 3 4, तो इसमें भी 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, तो वो शेयरिंग शो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, ये दोनों शेयरिंग कर लेंगे। तो जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो एक बॉन्ड तो बन गया। लेकिन इसके वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 7 कैसे, 2 2 4 2 6 और 1 7, होने कितने चाहिए थे, 8 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या करें, शेयर कर ले। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ये आपस में इस तरह से शेयर कर लेगा। इस तरह से इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट जो है वो क्या होगा, पूरा हो जाएगा। और इन दोनों एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 4, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड बोलेंगे। डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको मैं O2 को यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे O2 को यहाँ पे बनाते हैं। तो O डबल बॉन्ड O, ठीक है। कैसे लिखोगे आप इसको, O डबल बॉन्ड O। एक बॉन्ड में, ये जो एक बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने बच गए, 2। और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने बच गए, 2। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके पास और 2 लोन पेयर इसके पास, ठीक है। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। तो O2 में अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर्स हम बताएंगे 2, ठीक है ना। 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 और 2, तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अच्छा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जो है बहुत ही हम लोग बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल चीज़ें। धीरे धीरे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, पहले हम लोग बेसिक्स को समझें। तो यहाँ पे अपने पास जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। लोन पेयर्स टोटल कितने हो जाएंगे, तो लोन पेयर हो जाएंगे 1 2 3 और 4 लोन पेयर्स हो जाएंगे। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आपको मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या चीज़ है, जब 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो। इसका कोई सबसे इजी सा एग्जांपल आप बता सकते हो, तो कोई सबसे सिंपल एग्जांपल N2 लेते हैं, ठीक ना। बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड से अभी बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं, N2। तो यहाँ पे अपना जो एग्जांपल है वो है N2 में जो सेंट्रल एटम है, दोनों एटम एक ही है। और एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ये इसका वैलेंस शेल है। तो 1s2 2s2 2p3। अब इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p3।
अब यहाँ से आप ये बताओ कि ये आपका 2s है, ये आपका 2p है, इसके वैलेंस शेल में 3 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 5 में से 2 तो हो गए पेयर्ड, तो अगर ये पेयर्ड हो गए तो शेयरिंग करेंगे क्या? इक्वल शेयरिंग तो कभी करेंगे नहीं है। अच्छा, बाकी ये जो 3 है, 1, 2 और 3, ये तीनों जो है ये अनपेयर्ड है, तो ये शेयरिंग को शो कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ एक पहला भी नाइट्रोजन एटम है, दूसरा भी क्या है? नाइट्रोजन एटम है, तो ये भी 3 बॉन्ड बनाने को तैयार है, ये भी 3 बॉन्ड बनाने को तैयार है। तो ऐसे केस में ये दोनों जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं बॉन्ड बना रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये नाइट्रोजन हो गया और दूसरा नाइट्रोजन भी हो गया, इसके पास एक लोन पेयर होगा और इसी तरह से इसके पास भी एक क्या होगा? लोन पेयर। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 अनपेयर्ड इसके पास है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये आपस में इस तरह से शेयर कर लेंगे, ठीक। और 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे? 6। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा N2, और N2 में इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं अब सीधा क्वेश्चन पूछूँ आपसे, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा अब इसमें बता सकते हो, ठीक ना, कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर्स कितने बताओगे? 3, ठीक ना, 3 बॉन्ड पेयर्स, 1, 2 और 3, ये 3 बॉन्ड पेयर्स कहलाएंगे। इसके बाद अगर मैं पूछूँ आपसे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो भाई एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 2 4 और 2 6, ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा। और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3, और आपके पास जो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2, 2 4 और 2 6, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूँ आपसे लोन पेयर कितने हैं? 2, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। अब देखो कुछ चीज़ें अब थोड़ा सा आपके टिप्स पे आ जानी चाहिए, ठीक। पहला कि अगर आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। कितने बॉन्ड बनाएगा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 1s1 कॉन्फिगरेशन। इसी तरह से अगर कोई हैलोजन है, क्या है आपका? हैलोजन, ठीक है, इसमें आप लोग सही आंसर बता रहे हो। अब अगर आपका कोई हैलोजन है तो हैलोजन का कॉन्फिगरेशन होता है P5, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इनका जो कॉन्फिगरेशन होगा वो P5 होगा, और P5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक। तो इस कारण से हैलोजन से भी कितने बॉन्ड बनाएंगे? 1, ठीक ना, अगर कोई सराउंडिंग एटम है तो यहाँ पे अपने पास हैलोजन 1 बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन जो है ये अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक ना, हैलोजन अपने ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएगा, हैलोजन्स अपने ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिगरेशन जो है वो P5 है। तो अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो अब सीधा बोलेंगे कि ये अपने ग्राउंड स्टेट में 1 ही बॉन्ड बनाएंगे, जैसे F2Cl2 HF HCl, इस तरह से ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन जो है ये अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपने ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। इसके बाद अब इसको मैं समराइज कर रहा हूं, आपने पढ़ा कि व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इट इज अ बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा कि जो शेयरिंग है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो सकती है, और 6 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग हो सकती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो इस तरह से सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आता है। और कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? ताकि वो अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन में पूरे कर सके, इस कारण से कोई एटम जो है वो बॉन्ड को फॉर्म करता है, ऐसा लुईस थ्योरी जो है वो हमें बताती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, अब थोड़ा सा लिमिटेशंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो लिमिटेशन में यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन ये है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन
द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। ठीक, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5, इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं PCl3 की, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें PCl3 की, ठीक, तो PCl3 में और यहाँ पे मेरे पास PCl5, PCl3 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है आपका, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपके पास नियॉन 3s2 3p3, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये इसका वैलेंशियल हो जाएगा 3s2 3p3, इसका क्या हो गया, वैलेंशियल। और यहाँ पे अपने पास ये हो गया 3s2 और ये हो गया आपके पास 3p3, 1 2 और 3, तो 3s2 3p3, तो ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा आपका 3p। अच्छा, अब इसमें कितना 3s 3p हो गया। क्लोरीन जो है सराउंडिंग एटम, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आपको मिलेगा नियॉन 3s2 3p5, तो नियॉन 3s2 3p5, ये इसका वैलेंशियल है, ये आपके पास हो गया 3s2 और ये आपके पास हो गया 3p5, 1 2 3 4 और 5। अब ये बताओ, थोड़ा आप डायरेक्ट बताना है, अब वो सर्कल वाला डायग्राम बनाना छोड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, 10th क्लास तक समझने के लिए ठीक था, अब 11th क्लास से आप लोग को थोड़ा ये डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड से इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक, तो फॉस्फोरस जो है ये कितने बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, तो हमें दिख रहा है कि 1 2 और 3, फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, क्लोरीन जो है इसके ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बनाएगा। एक फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे टोटल क्लोरीन कितने हैं, तो टोटल क्लोरीन है 3। ठीक, तो आराम से एक क्लोरीन इसके साथ 1 बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन इसके साथ 1 बॉन्ड बना लेगा और एक क्लोरीन इसके साथ 1 बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ से आपको PCl3 मिल जाएगा। ठीक, तो PCl3 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा PCl3 का वो इस तरह से बन जाएगा PCl Cl और Cl। ठीक, इस तरह से जो फॉस्फोरस है वो 3 क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड को बना लेगा। अच्छा, लेकिन ऐसे केस में जब ये 3 बॉन्ड इस तरह से बन जाएंगे तो फॉस्फोरस के पास एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो फॉस्फोरस के पास इस तरह से एक लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये समझ में आ रहा होगा भाई, 3 बॉन्ड तो बन गए, एक क्या बच गया, लोन पेयर। इसके बाद जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हमें दिख रहा है कि क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो क्लोरीन में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसके पास जो 3s और 3p यानी कि जो वैलेंशियल है इसमें 2 2 4 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि 1 2 3 लोन पेयर भी यहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये जो क्लोरीन है, हर क्लोरीन के पास लोन पेयर्स कितने मिलेंगे आपको, 3, 1 2 और 3। इसी तरह से यहाँ भी आपको जो लोन पेयर है तो कितना मिलेगा, 3। तो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर कितना बच जाएगा, 1, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर कितना बच जाएगा, 1 2 और 3। तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इस तरह से आपको मिलेंगे। अब इसमें मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है, ठीक ना, सही आंसर किसने बताया, 3 बॉन्ड्स। ठीक ना, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे लोन पेयर कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर मुझे दिख रहा है कि एक तो लोन पेयर ये हो गया, 1 2 3 3 3 6 और 3 9 लोन पेयर तो ये हो गए, और एक 10। तो टोटल लोन पेयर जो है वो कितने हो जाएंगे, 10। अच्छा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना होगा, तो सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर है वो आपके पास होगा 1। तो सेंट्रल एटम पे 1 लोन पेयर होगा, टोटल लोन पेयर कितने होंगे, 10। ठीक, अच्छा, इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा अगर पूछूं आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक, तो बॉन्ड बनाने के बाद अगर देखा जाए तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो कितने हो जाएंगे, 8। भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए लोन पेयर वाले, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए फॉस्फोरस के पास,
8, यानी कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं PCl 5 की, ठीक ना। नेक्स्ट किस पे आते हैं हम लोग, PCl 5 पे, ठीक ना। तो यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। PCl 5 की अगर बात करें तो देखो यहां भी जो सेंट्रल एटम है ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये होता है आपका नियॉन 3s2 3p3, ठीक। तो यहाँ पे सबने लगभग सही आंसर बताया है, 1 8, ठीक ना। सबने सही आंसर बताया, ठीक ना। तो आप लोग प्रॉपरली समझ रहे हो चीज़ों को। अब देखो नेक्स्ट है आपका PCl 5। तो PCl 5 में सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है नियॉन 3s2 3p3। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि फॉस्फोरस का जो वैलेंस शेल है 3s2 3p3, तो थर्ड शेल में S सब शेल होता है, P सब शेल होता है और D सब शेल भी होता है। भाई 3s 3p और 3D दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। तो यहाँ पे 3s 3p, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है 3D, और 3D जो है ये आपका खाली है। 3D जो है वो क्या है, वैकेंट है। भाई जो फर्स्ट शेल होता है तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकंड शेल में क्या होता है 2s और 2p होता है, और थर्ड शेल में सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, तो 3s 3p और 3D। भाई 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p और 3D। इसी तरह से जो फोर्थ शेल होगा उसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो 4s 4p 4d और 4f, 4 सब शेल्स आ जाएंगे, 4s 4p 4d और 4f। तो देखो जो थर्ड शेल है, क्योंकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड का अगर कोई एलिमेंट है तो वैलेंस शेल थर्ड होगा, और थर्ड शेल में 3s 3p के साथ साथ क्या होगा, 3d भी प्रेजेंट होगा, लेकिन 3d जो है ये खाली होगा। 3d क्या होगा, खाली होगा। अब इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया जाए तो ऑर्बिटल डायग्राम में आपका देखो ये हो गया 3s2, ये हो गया आपका 3p3, 1 2 और 3, तो ये आपका 3p3 हो गया। 3d सबशेल जो है तो 3d सबशेल आपका खाली है। 3d सबशेल क्या है, खाली है, वैकेंट है, ठीक। इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अब होता क्या है कि फॉस्फोरस में भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ 3D क्योंकि खाली है, सब एक ही शेल के अंदर, एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं, और ये भी थर्ड शेल का, ये भी थर्ड शेल का, ये भी थर्ड शेल का है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक्साइटेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से एक्साइट होकर 3D में जंप कर जाता है। इससे क्या होगा, जंप करने से क्या होगा कि फॉस्फोरस एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बना पाएगा, ठीक ना। पहले अगर मान लो ये ग्राउंड स्टेट पे बॉन्ड बनाता तो कितने बनाता, 3, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाएगा या एक्साइट कर जाएगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और इससे फॉस्फोरस एक्स्ट्रा बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म कर सकता है या कर लेगा। तो इस कारण से जो किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखो जो फॉस्फोरस है ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ये 3p है और यहाँ पे आपके पास इस तरह से 3d, तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और ये हो गया 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s से किस में प्रमोट हो गया, 3d में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, यानी खाली ऑर्बिटल है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से इसमें क्या होगा, प्रमोट कर जाएगा। इसको, इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं। एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जिसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं, वो मिलती कहाँ से है, तो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होगी, उसी से ये एनर्जी कंपनसेट होती है। अब यहाँ पे अपने पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाएंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो 1 2 3 4 और 5, यानी फॉस्फोरस अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। और एक क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, तो 5 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 5, और इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। तो इस कारण से ये जो फॉस्फोरस है P, ये जो फॉस्फोरस है P, ये 5 बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे Cl 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 और Cl। अब यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, ये जो PCl5 आपने बनाया है, इसमें जो फॉस्फोरस है, ठीक, इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने बनाए फॉस्फोरस ने, फॉस्फोरस ने बॉन्ड पेयर्स कितने बनाए, तो यहाँ मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 और 5, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे।
अच्छा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे टोटल लोन पेयर्स, देखिए मैं टोटल लोन पेयर कितने लोग सही बताते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर जब हम लोग PCl3 का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो उस टाइम तो हम लोग 3D नहीं लिए, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो था आपका गिवन था PCl3, तो PCl3 में 3 क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ एक्साइटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट 3D भी प्रेजेंट है, तो फॉस्फोरस एक्साइट करके भी बॉन्ड बना सकता है, और इसी कारण से, जो कि अभी मैं नोट लगा के लिखवाने जा रहा हूँ, इसी कारण से PCl3 और PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस के ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है। और फॉस्फोरस के पास एक सुविधा है कि फॉस्फोरस में एक्साइटेशन भी हो सकता है। फॉस्फोरस में क्या हो सकता है? एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन करके ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर लेगा, और एक्सपेंड करके वैलेंसी को 3 से कितना कर लेगा? 5, और 5 करके ये 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बना लेगा, तो इस कारण से PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि फॉस्फोरस जो है वो 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, जो कि नॉर्मल सी बात है उसके लिए, क्योंकि उसके ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वैसे फॉस्फोरस बनाएगा। लेकिन फॉस्फोरस के पास क्योंकि वैकेंट 3D अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक्साइटेशन हो सकता है, और एक्साइटेशन होकर ये एक नया कंपाउंड भी बना सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो अपना क्या बन जाएगा? PCl5। इसी कारण से PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ एक्साइटेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं वापस से क्वेश्चन पे आ जाऊं कि टोटल लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे। तो लोगों ने सही आंसर यहाँ लिखा है 15, ठीक है, तो वेरी गुड सबके लिए। 15 कैसे? क्योंकि हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, तो 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि हम सराउंडिंग एटम के लोन पेयर लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स है, तो 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पे टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 15। अच्छा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना होगा? तो मुझे दिख रहा है कि भाई देखो, अगर ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है तो 3 बॉन्ड बनाता, ठीक, और ऐसे केस में लोन पेयर कितना बचता है इसके पास? 1। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस ने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड को बनाया है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि इसने बॉन्ड को बनाया है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे, और इसके पास लोन पेयर कितना बच जाएगा? 0, क्योंकि एक भी यहाँ पे लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा है। तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज 0। लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर गिना जाए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। होने कितने चाहिए थे? 8। अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है लुईस थ्योरी, तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोई भी एटम बॉन्ड्स इसलिए बनाता है ताकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। लेकिन यहाँ मुझे एक मॉलिक्यूल मिला PCl5, इस मॉलिक्यूल में मैंने ये देखा कि फॉस्फोरस PCl5 एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 10 बॉन्ड बनाने के बाद, यानी कि लुईस थ्योरी को ये वॉयलेट कर रहा है। लुईस थ्योरी को क्या कर रहा है? वॉयलेट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज़्यादा है और 8 से कम भी हैं, ठीक है ना। तो लुईस थ्योरी जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, और इसीलिए इसके बहुत सारे फेलियर्स आ जाते हैं या बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं, जिसको हम लोग अभी एक एक करके लिखेंगे भी। पहले इसको मैं समराइज कर दूं, तो इसमें यहाँ पे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, पहले इस फॉस्फोरस की बात खत्म करें। फॉस्फोरस जो है ये अपने ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकता है, और क्योंकि इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, और वैलेंसी को एक्सपेंड करके ये वैलेंसी को 3 से कितना कर सकता है? 5। इसीलिए फॉस्फोरस की 2 तरह की वैलेंसी होती है, 3 और 5। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन। तो बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन यहाँ पे इसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाती है। अच्छा, अब ठीक ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे एक डेफिनेशन और आपको पता होना चाहिए। कुछ स्पीशीज हैं जिसको हम लोग हाइपर वैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल किसको बोलोगे? ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे आप? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। तो व्हाट आर हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स? तो दोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पहले डेफिनेशन ये क्लियर कर दें आपको। तो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम, सी ए मतलब सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। और इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल किसको बोलोगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम जो है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलोगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो व्हाट आर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स? तो दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलोगे हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो PCl5 है, ठीक ना, PCl5, ये जो मॉलिक्यूल है ये हाइपरवैलेंट है या हाइपोवैलेंट है? तो PCl5 जो है ये मॉलिक्यूल आपका हाइपरवैलेंट है। क्या है? हाइपरवैलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से, कितने इलेक्ट्रॉन से? 10। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? हाइपरवैलेंट। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अपने पास जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो या तो हाइपरवैलेंट है या तो क्या है? हाइपोवैलेंट है। तो हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लुईस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो कंक्लूजन क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तो कंक्लूजन है कि एक्साइटेशन कब होगा। जैसे फास्फोरस में, पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि फास्फोरस में एक्साइटेशन क्यों हो पाया था? क्योंकि उसके पास क्या था? वैकेंट 3D था। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ना किस पीरियड का हो? थर्ड पीरियड और बिलो, या उसके नीचे का हो, यानी थर्ड पीरियड का हो या फिर फोर्थ पीरियड का हो या फिर फिफ्थ पीरियड का हो या फिर सिक्स्थ पीरियड का हो, तो थर्ड पीरियड का हो या उसके नीचे का हो, देन इट कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी। वो अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है। जैसे फास्फोरस ने अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर लिया और वैलेंसी को 3 से उसने क्या कर दिया? 5, बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन। तो इट कैन एक्सपैंड इट्स वैलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल, ND लिखेंगे यहाँ पे, वैकेंट ND ऑर्बिटल, ठीक। N मतलब पीरियड नंबर। अगर वो थर्ड पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट 3D होगा, अगर वो फोर्थ पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट 4D होगा, अगर वो फिफ्थ पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट 5D होगा वैलेंस शेल में, अगर वो सिक्स्थ पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट 6D होगा। लेकिन अगर वो सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास क्या वैकेंट 2D होता है? क्या नहीं होता। सेकंड पीरियड वालों के पास 2D अवेलेबल नहीं है, जबकि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के पास 3D है, फोर्थ वाले के पास 4D है, फिफ्थ वाले के पास 5D है, सिक्स्थ वाले के पास 6D है। तो इनके पास क्योंकि वैकेंट ND ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो यहाँ एक्साइटेशन हो सकता है और एक्साइटेशन की हेल्प से ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या थर्ड पीरियड से नीचे का है तो ऐसे केस में वो एटम अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन। और एक्साइटेशन क्यों पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि उसके पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है? ND, ठीक ना, वैकेंट ND वहाँ अवेलेबल है, तो इस कारण से यहाँ एक्साइटेशन जो है वो बहुत आसानी से आपको मिलेगा या हो जाएगा। एक दो एग्जांपल्स और समझेंगे अभी, ठीक ना, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो ये चीज़ें और आपके ग्रिप में आएंगी, फिर आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन अब ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन वाई PCl5 exist but NCl5 does not exist। तो एक्सप्लेन वाई PCl5 exist and NCl5 does not exist। तो इसका क्या रीजन आपको लगता है, क्या रीजन हो सकता है? तो देखो, ये जो आपका PCl5 है, तो PCl5 की बात अब आपने अभी की, इसमें फॉस्फोरस आपका सेंट्रल एटम है और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको इस तरह से लिखें, ये आपका हो जाएगा नियॉन 3s2 3p3। अब इस स्टेज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आना ही चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा 3s2 3p3। 3d सबशेल जो है ये खाली है, ये इसका वैलेंस शेल हो जाएगा। वैलेंस शेल में आपके पास ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा आपके पास 3p3 और यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा 3d, ठीक ना। ये हो गया 3d, ये हो गया 3p और ये हो गया 3s। ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट एक्साइटेड? तो ये ग्राउंड स्टेट है। अब इसमें क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है PCl5, एक्साइटेशन जो है वो कब करवाना होता है, तो एक्साइटेशन आपको जैसे पता कैसे चलेगा कि एक्साइटेशन करवाना है, तो वो क्वेश्चन को देखकर और सराउंडिंग एटम के संख्या को देखकर पता चलता है। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई क्लोरीन 5 है और ग्राउंड स्टेट में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही Cl के साथ बॉन्ड बन सकता है, तो PCl3 बन सकता है, लेकिन यहाँ PCl5 नहीं बन सकता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3s से किस में चला जाए, 3d में चला जाए, तो 3s अगर ये 3d में चला जाए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग जाएगा और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चला जाएगा तो इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सा स्टेट है फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक, एक्साइटेड, ठीक ना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है और इसीलिए बहुत ही आराम से फॉस्फोरस इस तरह से 5 बॉन्ड बना लेगा PCl5, तो आपको यहाँ पे PCl5 बड़े आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन NCl5 क्यों नहीं बनता है, तो इसको देख ले। NCl5 में यहाँ पे NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे लगता है कि सबको लिखना आ ही गया होगा, ठीक ना, और आना भी चाहिए क्योंकि अभी डायरेक्ट लिखना है आपको। आपसे कोई बोलता है ऑक्सीजन, तो बिना सोचे आपके मुंह से निकलना चाहिए 1s2 2s2 2p4। आपसे कोई बोलता है कार्बन, तो बिना सोचे, बिना दिमाग में कुछ लाए, रटा होना चाहिए 1s2 2s2 2p2। आपसे कोई बोलता है सल्फर, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए नियॉन 3s2 3p4, ठीक ना, इसमें सोचना ना पड़े, ठीक ना, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पे ये अपना 1s2 2s2 2p3 ये आपका वैलेंस शेल है। अब यहाँ पे ये तो हो गया 2s2 और ये हो गया आपका 2p3, ठीक ना, 2s2 और 2p3, तो 2s2 2p3। अब इसके पास क्या 2d वैकेंट है क्या, तो इसके वैलेंस शेल पे वैकेंट 2d नहीं है। तो क्योंकि इसके पास वैकेंट 2d नहीं है तो ये एक्साइटेशन शो नहीं कर सकता, यहाँ पे एक्साइटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है और ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड को बनाएगा ना। जो भी बॉन्ड बनाएगा ये किसमें बनाएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में। ये एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता, तो इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता है, ठीक ना। तो NCl3 ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आपसे कोई बोलता है NCl3, तो हाँ NCl3 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन NCl5 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का है, इसके पास वैकेंट 2d अवेलेबल नहीं है जिसमें एक्साइटेशन पॉसिबल हो सके। लेकिन फॉस्फोरस किस पीरियड का था, थर्ड पीरियड का था, तो उसके पास वैकेंट 3d है, तो यहाँ एक्साइटेशन हो जाएगा और एक्साइटेशन होकर ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड कर लेगा और वैलेंसी को 3 से कितना कर लेगा 5, तो वैलेंसी 3 से 5 भी हो सकती है, इसीलिए फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है या उसके नीचे का है, जैसे 4th 5th 6th पीरियड का है, तो इन सब के पास वैकेंट 3d होगा, या फिर 4th पीरियड का है तो 4d होगा, 5th पीरियड का है तो 5d होगा। तो वैकेंट क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक्साइटेशन आराम से हो सकता है और एक्साइटेशन की हेल्प से ये जो है बॉन्ड को बना सकते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है कि वो सेकेंड पीरियड का है, नाइट्रोजन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, सो NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट nd ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉपरली लिखें क्योंकि अगर आपके वही आंसर दे रहे हैं
जैसे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड वगैरह में आ जाए तो सिर्फ इतना लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ठीक है ना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, देयरफॉर इट कंटेन्स ओनली 2s and 2p, 2d vacant 2d is unavailable, so excitation is not possible and therefore it cannot exceed its valency, ये अपनी वैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता, और इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, एंड देयरफॉर NaCl5 डज नॉट एग्जिस्ट, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखें तो हेडिंग दे के नहीं छोड़ना है, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि आप लोग को बोर्ड का एग्जाम भी देना होता है, और ठीक ना, क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक ना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है, इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में आंसर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जिनका हो जाए, ठीक ना, वो आप जो है व्हाट्सएप भी इसको कर सकते हैं, तो उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। हालांकि यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, ठीक ना। आपको एक तो यहाँ पे ये बताना है, ठीक ना, कि एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था PCl5, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें आपको बॉन्ड पेयर बताने कितने हैं, लोन पेयर बताने हैं, टोटल लोन पेयर्स कितने होंगे, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने होंगे, ये सब चीज़ें जो हम लोग लिख रहे थे। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और क्या वो हाइपर वैलेंट है, क्या वो हाइपोवैलेंट है, या फिर ना तो हाइपर वैलेंट है ना तो हाइपोवैलेंट है, ये भी आपको लिखना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो आप क्या बोलोगे कि ना तो वो हाइपर वैलेंट है ना तो वो हाइपोवैलेंट है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है तो आप क्या बोलोगे, हाइपोवैलेंट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, हाइपर वैलेंट, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम तो बोलेंगे हाइपोवैलेंट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसमें आप लोग बताना भाई, पहला क्वेश्चन है आपका CO2, दूसरा है आपका यहाँ पे SF2, थर्ड है आपका SF4, फोर्थ है आपका SF6, 5 है आपका यहाँ पे SF6, ठीक ना। इसके बाद आपका SO2, SO3, XCF2, XCF7, और लास्ट 9th आपका यहाँ पे XC, यहाँ पे अपना लास्ट जो कंपाउंड है ये है आपका ClF3। 9th के बाद 10th और 11 दो कंपाउंड और दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे 10th है आपका BrF5 और 11 है आपका IF7, ठीक। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, और इन कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इसका स्ट्रक्चर जो है जो लोग बना ले वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिस्कशन क्लास भी मुझे रखना है, तो एक अनाउंस करूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कशन क्लास। डिस्कशन क्लास में जो पीरियोडिक टेबल, जो अपना पिछला चैप्टर था पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का जो असाइनमेंट मिला है उसमें जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और उसमें आप लोग चैट सेक्शन में लिख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है, और उस डाउट को यहीं पे हम लोग क्लियर भी करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे सभी क्वेश्चंस को टाइप करना काफ़ी मुश्किल है और बहुत लोगों को उससे समझ में नहीं आता, तो यहीं पे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे सबका सोल्यूशन एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।